नमस्कार, मैं विशाल जायसवाल दवायर में आपका स्वागत है। भारतीय समाज में जातिवाद की सच्चाई से हम सभी वाकिफ हैं। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो जातिवाद को केंद्र में रखकर लिखी गई है। यह किताब है गाजीपुर में क्रिस्टोफर कॉडवेल। यह किताब वरिष्ठ पत्रकार और लेखक उर्मिलेश जी ने लिखी हुई है। अपनी इस किताब में अपनी जीवन यात्रा को बताते हुए उर्मिलेश जी विभिन्न स्तरों पर और खासकर हमारे समाज के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों उच्च शिक्षण संस्थानों और मीडिया में जातिवाद की सच्चाई से हमें अवगत कराते हैं। इसमें वह समाज शिक्षण संस्थानों और मीडिया में जो बहुत ही प्रतिष्ठित लोग माने गए या बहुत सम्मानित रहे, उनकी जातिवादी प्रवृत्ति को उजागर करते हैं। इसके साथ साथ वह कई ऐसे वामपंथी और समाज में उच्च वर्ग से आने वाले लोगों की भी समाज के निचले तबके या वंचित तबकों के लिए लड़ाई को भी वह सामने रखते हैं। तो आज हम इस किताब के जरिए इस जातिवाद के साथ साथ कई अन्य चीजों पर चर्चा करेंगे, जिस सांप्रदायिकता जैसे महत्वपूर्ण विषय भी इसमें शामिल हैं। तो हम सबसे पहले उर्मिलेश जी, आपका हम स्वागत करते हैं दवायर में। शुक्रिया। तो उर्मिलेश जी, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस किताब का जो आपने शीर्षक रखा हुआ है गाजीपुर में क्रिस्टोफर कॉडवेल, यह हमारे सामान्य दर्शक या आपके सुधी पाठक इसको किस तरह से समझें और इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि क्रिस्टोफर कॉडवेल और गाजीपुर दो बिल्कुल ध्रुव है, तो आप इसके बारे में हमें कुछ बताइए। विशाल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी किताब, जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा, एक हद तक सही है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है कि किताब जातिवाद को केंद्र में रखकर ये बात करती है या विमर्श इस तरह का पेश करती है। देखो, इस किताब में 12 चैप्टर हैं। आपने तो किताब पूरी पढ़ी है, जैसा आपसे हमारी बात भी हो रही थी। तो इन 12 चैप्टर्स में जाति और वर्ण व्यवस्था का जो प्रकोप है और जिससे कि भारतीय समाज काफी प्रभावित हुआ है और वो बेहतर समाज बनने की दौड़ में पीछे छूटा है, इसकी वजह से वो कुल मिलाकर 3 चैप्टर ऐसे इस किताब के हैं जिसमें वो शिद्दत के साथ उभरता है। गाजीपुर और क्रिस्टोफर कॉडवेल, ये शीर्षक जो है गाजीपुर में क्रिस्टोफर कॉडवेल, गाजीपुर में क्रिस्टोफर कॉडवेल, ये जो नाम है वाकई ये अजीब तरह का एक रहस्य बुनता है, एक मिस्ट्री जैसा। लोगों को लगता है कि गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस तो हो सकते हैं, लेकिन गाजीपुर में क्रिस्टोफर कॉडवेल कहां से आ गए? लॉर्ड कॉर्नवालिस इसलिए कि भारत के वो ऐसे लॉर्ड थे जो वहीं पर उनकी मौत हुई थी और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, आप जानते हैं। तो उनको वहीं पर दफनाया गया था, वहीं स्मारक उनका आज भी है। तो गाजीपुर जिन कुछ चीजों के लिए मशहूर है, उसमें ओपियम फैक्ट्री है, इत्र और गुलाब जल का व्यापार, और साथ में ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्मारक। लेकिन मैंने उस गाजीपुर में क्रिस्टोफर कॉडवेल को देखा, उस क्रिस्टोफर कॉडवेल को जो दुनिया के जाने माने मार्क्सिस्ट, क्रिटिक, सौंदर्य शास्त्र के बड़े विशेषज्ञ, जिन्होंने स्पेनिश सिविल वॉर में पार्टिसिपेट किया और उसमें बहुत दुनिया के बहुत सारे लेखक बुद्धिजीवी उन दिनों स्पेनिश सिविल वॉर में गए थे, मनुष्यता के पक्ष में खड़े होने, लोकतंत्र के पक्ष में, जमहूरियत के पक्ष में, और उसमें वो मारे गए, उसमें वो शहीद हुए थे बहुत कम उम्र में, बहुत कम उम्र में। और उस समय तक उनकी एक भी किताब, जहां तक मुझे याद है, छपी नहीं थी। लेकिन संदूक में, लकड़ी के संदूक या लोहे के संदूक में उनके लिखे हुए तमाम पर्चे पुर्जे, तमाम पोथे, तमाम रजिस्टर पड़े हुए थे, और उनसे उभरी उनकी किताबें, और इल्यूजन एंड रियलिटी, और बहुत सारी किताबें तो ये जो किताबें उनकी उभरी, उनकी मौत के बाद, उनकी शहादत के बाद छपी। लेकिन अपने देश में जो गाजीपुर का इलाका है, जहां संयोगवश मेरी पैदाइश भी हुई, वो बहुत दिनों से वामपंथी आंदोलन का एक गढ़ रहा है। और उस वामपंथी आंदोलन की चेतना का ही परिणाम था कि वहां के एक अध्यापक ने भारत में, बल्कि मुझे तो लगता है कि एशियाई देशों में शायद पहला उदाहरण होगा
कि जहां क्रिस्टोफर कार्डवेल पर उन्होंने पीएचडी करी हमारे गाजीपुर के एक अध्यापक ने, और ये जो एक मैं समझता हूं कि बौद्धिक चेतना या एक शोधकर्मी की जो चेतना है और जो इच्छा है जागृत होती है कि वो क्रिस्टोफर कार्डवेल पर करेगा। तो मैंने गाजीपुर की उस सोच, उस चेतना को कनेक्ट किया है क्रिस्टोफर कार्डवेल से, और मैंने उनके रिसर्च को एक स्मारक के रूप में गाजीपुर में कार्डवेल का एक स्मारक है वो इस रूप में पेश किया है। तो ये नामकरण इस कारण है, और एक चैप्टर है इस किताब में, गाजीपुर में क्रिस्टोफर कार्डवेल की आवाजें, तो उसी पर यह किताब का नाम पड़ा है। तो जैसा कि गाजीपुर में क्रिस्टोफर कार्डवेल का जो अध्ययन करता रहे हैं और वो प्रोफेसर भी थे डॉक्टर पीएनसी, तो उनके बहाने आपने एक तरफ जो है क्रिस्टोफर कार्डवेल का अध्ययन करते हैं, दूसरी तरफ आप ये भी देखते हैं कि जातिवाद को लेकर उनकी समझ जो है थोड़ी सीमित है, और उस पर आप बहुत आश्चर्य जताते हैं। तो ये आप इसको किस तरह से देखते हैं? बहुत बारीक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। वाकई आपने लाइन बाय लाइन किताब पढ़ी है ऐसा लगता है। जब मैंने क्रिस्टोफर कार्डवेल के अध्येता डॉक्टर पीएन सिंह से पहली मुलाकात हुई, तो मैं उनको बहुत ज्यादा नहीं जानता था। एक समारोह में मुलाकात हुई, लेकिन वो बहुत लेजेंडरी फिगर पूर्वांचल के हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, और मेरे श्रद्धेय भी हैं। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे उनकी किताबें पढ़नी मैंने शुरू की, तो किताबें पढ़ते हुए मुझे ये महसूस हुआ, और मैं इस जोखिम को भी जानता था कि मैं अगर सच लिखूंगा तो वो एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र 80 पार कर चुकी है, वो मुझसे नाराज भी होंगे या दुखी भी होंगे, भले वो न कहें, क्योंकि बहुत ही बौद्धिक रूप से काफी वो मैच्योर, सहिष्णु, बहुत ही टॉलरेंट व्यक्ति हैं, मानवीय हैं। लेकिन मैंने उनके जरिए ये बात रखने की कोशिश की है कि हमारे देश में जो संयोगवश जो लोग अपर कास्ट में या सवर्ण समाज में पैदा हुए हैं, देखिए पैदाइश किसी का वश नहीं चलता, उसका उस जैसे मैं जिस वर्ण व्यवस्था के जिस हिस्से में पैदा हुआ, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं था, मैं संयोगवश पैदा हो गया। कोई अगर किसी और वर्ण में पैदा हुआ, वह महज एक संयोग था। ठीक उसी तरह से उनका वो संयोग था कि किसी ऐसे वर्ण में पैदा हुए जो भारत में आमतौर पे अपर कास्ट माना जाता है। लेकिन उन्होंने सायास प्रयासों से गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति, दलितों के प्रति, समाज के उत्पीड़ितों के प्रति अपनी एक संचेतना का विकास किया, और उसमें उनको मार्क्सवाद ने उनको उत्प्रेरित किया, और फिर उनकी लड़ाइयों में भी वो शामिल हुए अध्यापक बनने के बाद। लेकिन देखिए अजीब बात है कि जब भी प्रश्न आया एफर्मेटिव एक्शन का, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के और तौर तरीकों का, या डॉक्टर अंबेडकर पर जैसे उन्होंने काम किया है, उसके बहाने जाति पर और वर्ण पर भी लिखा है, तो डॉक्टर अंबेडकर को वो एप्रिसिएट करते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जिन मुद्दों को उठाते हैं, उनके व्यवहारिक धरातल पर आते ही डॉक्टर साहब की जो पूरी की पूरी थीसिस है, वो व्यवहारिकता के धरातल पर बड़ी उसमें टूट दिखाई देती है, अलगाव दिखता है। और जैसे जैसे आरक्षण को ही लेकर जो जिस तरह के वक्तव्य या जिस तरह का मंतव्य वो व्यक्त करते हैं, वो मुझे लगता है कि विरोधाभासी है, और जो सच है और जो एक तरह की मिथ्या चेतना है, उन दोनों का अलगाव पेश करता है। किताब में आपने, जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जेएनयू में आते हैं, आपने जो हिंदी के एक बड़े आलोचक, लेखक और जेएनयू के प्रोफेसर भी रहे डॉक्टर नामवर सिंह, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति, और उनके बारे में काफी कुछ लिखा कहा जाता है, उनके बारे में आप बताते हैं कि उन्होंने, वो एक समय आता है कि वो इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं आपको लेकर, या उनके मन में सवाल पैदा होते हैं, वो आपसे आपकी जाति तक पूछते हैं, जो आपको बहुत अखरता है। उसके बाद और फिर आगे जो अलग अलग तरह के घटनाक्रम होते हैं, एक समय ऐसा आता है कि आप बताते हैं कि उन्हीं के कारण आपको अपनी पीएचडी छोड़नी पड़ी, और जो आप इतने वर्षों से आपका सपना था शिक्षक बनने का, वह टूट गया। आप इसको बारे में किस तरह से बताते हैं? देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनके कारण ही छूट गई पीएचडी, लेकिन उनके कारण जरूर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं मिली कहीं, क्योंकि एमए एमफिल
मैं कर चुका था और मैं जहां जहां अप्लाई करता था उनके या तो शिष्य होते थे वहां पर या उनके उनके प्रभाव के लोग होते थे। स्वयं एक बार मुझे याद है, मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में मैं इंटरव्यू देने गया और मेरे जो गाइड थे डॉक्टर पांडे, उन्होंने जी, कहा इस बार आपका जरूर हो जाएगा, क्योंकि जी, मैं काफी बेहाल था और बहुत परेशानियों में था, तो उन्होंने कहा कि इस बार आपका अपॉइंटमेंट जरूर हो जाएगा। लेकिन मजे की बात है कि वहां डॉक्टर नामवर सिंह स्वयं एक्सपर्ट बनकर गए, उनका कोई शिष्य नहीं गया, वो स्वयं एक्सपर्ट थे और मेरा इंटरव्यू बहुत ही शानदार हुआ था और ये बात स्वयं नामवर जी ने कही। और दूसरी बात की मॉडर्न लिटरेचर की वो पोस्ट थी और मॉडर्न लिटरेचर पर मैं इकलौता व्यक्ति था जो अपियर हुआ था इंटरव्यू में, लेकिन जी, मेरा न होकर मध्यकालीन साहित्य का की विशेषज्ञता रखने वाले एक महाशय का या महाशया का हुआ और मैं बड़ा मायूस होकर आया। तो खैर वो तो जिक्र मैंने हल्का सा किया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि डॉक्टर नामवर सिंह एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और मैंने स्वयं अपनी किताब में भी लिखा है कि वो बहुत ही शानदार शिक्षक थे। शिक्षक जी, के रूप में हिंदी के उनका कोई पैरेलल नहीं, कोई मतलब वैसा शिक्षक मैंने बहुत वैसे कम देखे हैं। वैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी कुछ शिक्षक ऐसे रहे हमारे कार्यकाल में जब हम पढ़ते थे, जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। लेकिन नामवर जी के पास ज्ञान का अथाह सागर था, ऐसा लगता है। लेकिन मैं फिर वही सवाल उठाता हूँ कि भारतीय समाज में अजीब एक विरोधाभास है कि पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि आप मानवीय स्तर पर या बदलाव की जो सोच या संस्कृति है उसके बरक्स भी आप बहुत प्योर होंगे या बहुत सही होंगे या अनुकूल होंगे। मैंने उनको जातिवादी के रूप में पेंट नहीं किया है, इसके बावजूद कि उन्होंने मुझसे मेरी जाति पूछी थी। वो क्यों पूछी थी मैं नहीं जानता, मैंने साफ लिखा और उनके जीवित रहते हुए मैंने लिखा। आपने देखा होगा किताब में, ये बीच में मैंने उस अध्याय के बताया है कि सबसे पहली बार ये समयांतर नाम की हिंदी की एक बहुत मशहूर मैगजीन में ये पूरा का पूरा चैप्टर एक लेख के रूप में छपा था और डॉक्टर नामवर सिंह जीवित थे। लेकिन और सक्रिय थे, सक्रिय जिंदगी में थे, ये भी नहीं कि कोई अस्वस्थ थे, लेकिन उनकी तरफ से शायद या साल 2013 की बात होगी। जी, उनकी तरफ से या उनके शिष्यों की तरफ से कोई जवाब या कोई कॉन्ट्रडिक्शन इसका नहीं आया, क्योंकि सब कुछ तथ्यों के साथ था, ठोस तथ्यों के साथ, और जितने तथ्य इस किताब में दिए गए हैं उससे ज्यादा सबूत और तथ्य मेरे पास थे, जो मैंने अपनी फाइलों में या अपनी डायरियों में रखे हुए हैं। तो इसलिए उस पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो नहीं सकता था। लेकिन मैंने उनको ये भी लिखा है इसमें चैप्टर में कि जहां तक मैं समझता हूं कि डॉक्टर सिंह जितने जातिवादी रहे होंगे या जातिवादी हैं, उससे ज्यादा वो जुगाड़वादी या उससे ज्यादा वो गुटबाजी। तेलेबाज हैं या उससे ज्यादा वो कुछ और शब्द इस्तेमाल किया है जिसमें ये माना जाता है कि चाटुकारिता पसंद बहुत व्यक्ति हैं। तो इन तीन शब्दों का मैंने संभवतः इस्तेमाल किया है, जुगाड़वादी, चाटुकारिता पसंद और कोई एक और शब्द। तो मेरा ये कहना है कि उनके अंदर जो 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 जाति का पहलू है वो ईस्टर्न यूपी या बिहार का जो पूरा का पूरा जो वहाँ की जो एक सामंती संरचना है, कहीं न कहीं वहाँ वामपंथी हों, दक्षिणपंथी हों, मध्यमार्गी हों, कहीं न कहीं वो आपकी चेतना में घुसा हुआ होता है और कब कहाँ वो भर जाएगा कोई नहीं जानता। बिल्कुल। इसके साथ-साथ अगर हम देखते हैं कि आपने जो साहित्य अकादमी हो या जो बड़े शीर्ष सम्मान हैं हिंदी के या साहित्य के, उनको लेकर भी आपने सवाल उठाए हैं कि जो खासकर जो सवर्ण समाज या ऊँचे तबके के लोग रहे हैं साहित्य जगत में, उन्हें ही मिलते रहे हैं। आपने इसमें सवाल उठाया है राजेंद्र यादव, फणीश्वरनाथ नेहरू, मोहन राकेश, राही मासूम रज़ा और सानी जैसे लेखकों को नहीं मिल सका, जबकि ये इन्होंने अपने जीवन पर्यंत इन्होंने साहित्य के लिए काफी कुछ योगदान दिया और अपने समय में काफी माने गए। बिल्कुल। और मैं विशाल हिंदी की पत्रकारिता और अंग्रेजी की पत्रकारिता दोनों पर तरस खाता हूं कि आज तक हमारे देश के मेनस्ट्रीम मीडिया में किसी बड़े अखबार ने, किसी बड़े संस्थान ने, पत्रिका ने आज तक साहित्य एकेडमी के इस चरित्र पर कोई बड़ी खबर नहीं छापी, कोई बड़ा विश्लेषण नहीं किया कि जब से साहित्य एकेडमी आजादी के बाद कुछ वर्ष बाद वो गठित हुई, तब तक वहां पर जितने साहित्य एकेडमी अवार्ड मिले हैं, जितने
अगर दक्षिण के कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए अपवाद स्वरूप, हिंदी में जितने लोगों को मिला है वह सारा का सारा विथ फ्यू वेरी फ्यू एक्सेप्शंस वो सभी एक ही तरह की बिरादरियों के लोगों को मिला है, बल्कि एक ही वर्ण के लोगों को मिला है ज्यादा। और ये आश्चर्यजनक घटना है कि इतनी बड़ी संख्या में अवार्ड मिले, हर साल मिलता है और एक ही तरह के लोगों को मिला। अब आपने नाम ले लिया सबका, मैंने आश्चर्य है कि राजेंद्र यादव, फणीश्वरनाथ रेणु, जिनके बारे में माना जाता है कि प्रेमचंद के बाद अगर सबसे बड़ा कथा शिल्पी हिंदी में कोई हुआ तो वो फणीश्वरनाथ रेणु है, लेकिन रेणु को भी नहीं मिला। मैला आंचल, और उसके बाद भी उनकी कई ऐसी किताबें आई जिन पर उनको मिलना चाहिए था। इसके अलावा राही मासूम रजा, आधा गांव, टोपी शुक्ला, मैंने इतनी सारी किताबें उनकी हैं और राही मासूम रजा को भी नहीं मिला। इसके अलावा ओम प्रकाश वाल्मीकि, बहुत बड़े दलित लेखक जिनकी आत्मकथा को न जाने कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, कितनी पीएचडी हो चुकी और क्या मार्मिक लिखा गया है, उसको नहीं मिला। संजीव, तुलसीराम की दोनों जो आत्मकथा के हिस्से हैं बेहद चर्चित हैं, उनको नहीं मिला। शिवमूर्ति, तो मैं कितना नाम गिनाऊं, यहां तक कि मोहन राकेश को नहीं मिला। हालांकि वो कोई दलित या ओबीसी उस तरह से नहीं थे, वो पंजाबी खत्री थे। लेकिन हमारा कहना है कि ये जो साहित्य एकेडमी का पूरा चरित्र है, इस पर कुछ लघु पत्रिकाओं ने केवल इस पर लेख लिखे हैं, कुछ चीजें लिखी हैं, इसलिए मैंने अपने इस चैप्टर में जानबूझकर उसको काफी विस्तार से दिया है और संख्या भी बताई है कि कितने अवार्ड कैसे कैसे गए। जी, इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा, मैंने देखा जो कि आप वामपंथी पार्टियों के चरित्र पर भी काफी सवाल उठाते हैं, खासकर उनकी जाति को लेकर उनकी जो भी जिस तरह की भी समझ है। तो ये वामपंथी पार्टियों को लेकर इसमें और भी कई जगह पर है कि वामपंथी पार्टियां जो है कि जाति को लेकर उतनी मुखर नहीं हुई। आरक्षण जैसे आंदोलन का आप जिक्र करते हैं कि आरक्षण को लेकर भी उतनी मुखर नहीं हुई है। उसके साथ साथ आरक्षण, उस मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें आरक्षण के साथ साथ और भी कई विषय थे, उनको वामपंथी पार्टियों ने उस तरीके से अपने आंदोलन में शामिल नहीं किया। मैं विशाल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि भारत के मोस्ट ऑफ एडिटर्स, भारत के बहुत सारे एडिटर्स जो दुनिया भर के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन मेरा यकीन है और ये यकीन पुख्ता है, इसके मेरे पास सबूत हैं कि जब मैं रिपोर्टर हुआ करता था उस समय मैंने 10 संपादकों से एक बार पूछा था, देश के बड़े प्रमुख संपादकों से, कि सर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपने देखी होगी, पढ़ी होगी। तो उन 10 में से जो 6 संपादक हिंदी के थे, 4 अंग्रेजी के थे। इनमें से किसी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी। ये बात मैं 1980-82 के दौर की बता रहा हूं, बल्कि सॉरी 92-93 के दौर की बता रहा हूं, जब मंडल कमीशन पर काफी हंगामा मचा हुआ था पूरे देश में। 1992-93 के दौर की बात यह है, क्योंकि उन दिनों मैं नवभारत टाइम्स में था और हम लोग काफी परेशान थे कि इस पर क्यों नहीं ऑब्जेक्टिव ढंग से चीजें सामने आ रही हैं। अब जैसे मंडल कमीशन की पूरी रिपोर्ट को आरक्षण का दस्तावेज बता दिया गया था, जबकि मंडल कमीशन में आरक्षण जो है उसकी अनेक सिफारिशों में सिर्फ एक सिफारिश है, उसमें लैंड रिफॉर्म्स है। जिस लैंड रिफॉर्म्स को वामपंथी अपना एजेंडा मानते हैं, लैंड रिफॉर्म्स जैसी चीज उसमें है, उसमें एग्रीकल्चर में बहुत सारे दूसरे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात है, उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात है, उसमें जोतों के प्रश्न को नए सिरे से एड्रेस किया गया है, बहुत सारी और चीजें, औद्योगिक मामला है उसमें, पब्लिक सेक्टर के बारे में उसमें बहुत सारी सिफारिशें हैं। तो हमारा ये कहना है कि इस तरह के इश्यूज पर जो दलित, ओबीसी या समाज के 80% आबादी को प्रभावित करने वाले हों, अगर भारत के संपादक, भारत के गणमान्य बुद्धिजीवी, भारत के सोशल साइंटिस्ट उसको बिल्कुल अनदेखी करेंगे तो आप क्या कहेंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि भारत के वामपंथी आंदोलन की शुरू से ये समस्या रही है कि उनके लिए उनके आंदोलन के लड़ने वाले योद्धा दलित, आदिवासी और ओबीसी रहे हैं या पिछड़े समाजों के लोग रहे हैं। मजदूर, किसान कौन है? ये दलित, ओबीसी हैं।
आमतौर पे। लेकिन जो लीडरशिप रही है, चूंकि वो बौद्धिक वर्ग से आती थी, इसलिए वो हमेशा अपर कास्ट लीडरशिप रही है। और जो उत्पीड़ित समाजों के लोग लीडरशिप में कभी आए भी, उनको पोलिट ब्यूरो या उससे बड़ी हैसियत में कभी आने नहीं दिया गया, या वो नहीं पहुंच सके। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी ने जबरन रोका होगा, लेकिन जाहिर है अगर नहीं पहुंचे तो माना जाएगा कि इंस्पायर नहीं किया गया। अब उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपर कास्ट से आए थे, लेकिन लीडरशिप में आए और उन्होंने वाकई जो निचला तबका है उसके लिए बड़ा काम किया। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको दो व्यक्तियों का। एक सज्जन है ईएमएस नंबूदिरीपाद, यस। केरल के पहले मुख्यमंत्री, जी। निर्वाचित वामपंथी मुख्यमंत्री, जो ब्राह्मण समुदाय से आए थे और उसमें भी उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार से। लेकिन उन्होंने दलित और उत्पीड़ित समाजों के लिए, जिनको आज पिछड़ा समाज कह सकते हैं, शूद्र समाज कह सकते हैं, उनके लिए दो जबरदस्त काम किए। एक एजुकेशन पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराना, प्रयास करना, और दूसरा लैंड रिफॉर्म्स। और लैंड रिफॉर्म्स के चक्कर में ही उनकी सरकार गिरी थी, जो बाद में जब दूसरी बार सरकार आई तो उन लोगों ने उसको एग्जीक्यूट किया, जिससे केरल एक नया समाज बना और केरल आज देश का सबसे खुशहाल राज्य है, एसडीआई में, हर क्षेत्र में। लेकिन दूसरा नाम भी मैं लूंगा, राहुल सांकृत्यायन। वो एक ब्राह्मण समाज से पैदा हुए, लेकिन उन्होंने जीवन भर लड़ाई उत्पीड़ित समाज की लड़ी। तो आज के बहुत सारे वामपंथी नेता या वामपंथी विचारक या मध्य मार्गी बुद्धिजीवी या लिबरल्स जो आजकल अपने को कहने वाले लोग हैं, जी। उनसे मैं यही पूछता हूं कि उनके अंदर ईएमएस और राहुल सांकृत्यायन की चेतना और उनके अंदर उस तरह का कर्म, उस तरह के कर्म योद्धा होने की आखिर चीज क्यों नहीं है? अगर ईएमएस और राहुल सांकृत्यायन हमारे पास दो महान उदाहरण हैं इसके, कि न केवल वो डिक्लास होते हैं बल्कि डिकास्ट भी होते हैं। लेकिन हमारे वामपंथी डिक्लास की बात करते हैं, डिकास्ट होने की बात नहीं करते हैं। ये दो बड़े उदाहरण उनके लिए प्रेरक बन सकते हैं। जी। इसके साथ साथ जब हम मीडिया में आपका जब आप कदम रखते हैं, उसके बाद तो आपको हालांकि शुरुआत में राजेंद्र माथुर और एसपी सिंह जैसे लोगों का साथ मिलता है और आप बताते हैं कि वो लोग इस तरह की प्रवृत्ति के नहीं थे, मगर बाद में आपको मृणाल पांडे और प्रमोद जोशी जैसे लोगों के साथ काम करने का जब अवसर मिलता है, उनके तहत आप काम करते हैं, तो आपको बहुत कठिनाई आपके सामने आती है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, मैंने किस तरह देखा, ये मैंने तो अपने एक चैप्टर में उसको दर्ज किया है। बिल्कुल। और विस्तार से किया है। और आपने देखा होगा कि तारीखों के साथ किया है घटनाक्रमों को, बल्कि मैंने नाम लिए बगैर कई साक्ष्यों को भी सामने रखा है। और मेरे पास बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनको इसमें नहीं लिखा है मैंने। और मैं चूंकि डायरी लिखता था और डायरी लिखता रहा हूं, तो वो मेरे पास, मैं 95-97 से डायरी लिखता रहा हूं। वो इन संस्मरणों का वो सबसे बड़ा स्रोत है। और दूसरा कि मैं जिन दिनों बहुत उत्पीड़न का शिकार था, उन दिनों में ऑफिस ऑर्डर्स या और बहुत सारे जो तथ्य या बहुत सारे सर्कुलर जो निकलते थे, खासकर मुझे प्रभावित करने वाले या हमारे ब्यूरो से संबंधित, उनको बहुत संजो कर मैं रखता भी था, ताकि कभी जरूरत पड़ने पर काम आएगा। तो इन चीजों के आधार पर मुझे लगता है कि मैंने तथ्यों से कोई समझौता नहीं किया है और सच को भरसक सामने रखने की कोशिश की है। हो सकता है कि समय और कुछ और चीजों में इधर-उधर बदलाव हो सकता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई काल्पनिक बात नहीं जोड़ी है। जो भी है सच है, ठोस सच है। आज के संदर्भ में, मतलब आप जब अपना अपना समय देखते हैं और आज देखते हैं, तो आज क्या लगता है कि मीडिया में जाति को लेकर कोई कुछ बड़ी पहल हुई है या कुछ बदलाव आया हुआ है? क्योंकि अभी अभी ज्यादा ज्यादा देर की बात नहीं है, कुछ ही समय पहले दुनिया के एक प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे देश में भी काम करता है, वहां पर इस तरह के आरोप लगे थे कि वहां पर इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो हम सब आप जानते हैं। तो आप क्या लगता है कि अभी कुछ बदलाव आया है या उस दिशा में कोई पहल हो रही है? नहीं, ज्यादा बदलाव नहीं आया है। मैं ये जरूर कहूंगा कि जो नॉन ट्रेडिशनल मीडिया है, गैर परंपरागत जो मीडिया है, न्यूज पोर्टल्स हैं, यूट्यूब चैनल हैं, इनमें या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें जो नए लड़के लड़कियां हैं जो इन समाजों से, वो इंडिपेंडेंटली या किसी से एसोसिएट होकर कुछ काम अच्छा कर रहे हैं।
बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स उन्होंने अपने अपने बल पर बनाए हैं, कुछ लोगों की नियुक्तियां भी हुई हैं, लेकिन ओवरऑल जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, या यहाँ तक कि जो बड़े न्यूज पोर्टल्स भी हैं, वहां भी अगर आप देखिए तो समाज के वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अगर देखिए तो समाज का जो 20% हिस्सा है, वहीं से करीब करीब 90% पत्रकार वहीं से आए हैं। तो ये जो 20% हिस्सा समाज का है, उससे 90% पत्रकारों का आना अपने आप बताता है कि समाज को समझने की, एक्चुअली मुझे इस बात की ज्यादा चिंता जो है, उससे ज्यादा कि कौन कहाँ आ रहा है और क्यों आ रहा है, उससे ज्यादा यह है कि समाज को समझा नहीं जा रहा है। बहुत सारे लोग उत्पीड़न को समझ ही नहीं पाते हैं। हम बहुत सारे अपने शहरी लिबरल्स से भी बात जब करते हैं, तो उनके जेहन में ये सब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का नॉनसेंस दिखाई देता है। जी। ठीक है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का नॉनसेंस भी यूपी बिहार में दिखा है, और वो आप 30 सालों का दौर देख लीजिए, लालू, मुलायम, मायावती, ये पूरा का पूरा दौर, इसको देखा है लोगों ने। और मैं समझता हूं कि दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज के लोग भी अब उससे काफी त्रस्त हैं और एक नया विकल्प और बेहतर विकल्प चाहते हैं। लेकिन जो लोग दुनिया भर के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, वो अगर इस बात को नहीं समझते कि उत्पीड़ित समाजों की क्या समस्या है, आप उनके बीच से कुछ अफसर निकल गए, कुछ नौकरी अच्छी पा गए, तो भी उनके समाजों को, उनके गांवों को, उनके परिवारों को आगे बढ़ने में और समाज के साथ घुलने मिलने में कितना लंबा सफर अभी तय करना है, इसका उनको कोई अंदाजा नहीं है। एंड दैट इज वाई मेरा ये मानना है विशाल, कि भारत के जो प्रगतिशील लोग हैं, भारत के जो लिबरल्स हैं, अच्छे लोग हैं, जो सेक्युलर हैं, जो डेमोक्रेटिक अपने को मानते हैं, दरअसल वो भारत की सच्चाई से काफी हद तक जो जटिल समस्याएं हैं उनसे रूबरू नहीं है, उनको ठीक से समझते नहीं है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बेईमान है कि नहीं समझते हैं, वो ईमानदार हैं, लेकिन उनकी समझ से परे हैं चीजें। इसीलिए भारत में वर्ण के और जाति के मसले मीडिया में है, इसके लिए किसी विदेशी को आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो विदेशी दिमाग अपना बंद करके नहीं आता, वो तो खुला दिमाग से आता है, और जहां गंदगी दिखती है वहां उसकी नाक में गंदगी चली जाती है। तो रॉबिन जेफरी जैसा आदमी आकर भारत में इस विषय पर किताब लिखता है, कोई दूसरा नहीं लिखता है। क्यों नहीं कोई अंग्रेजी का दूसरा बड़ा एडिटर रॉबिन जेफरी जैसी किताब लिखा भारत में? क्यों एक विदेशी को लिखना पड़ा? तो मेरे को लगता है कि ये समस्या भारत के लिबरल्स की है और प्रगतिशीलों की है, और ये बनी रहेगी। और इसीलिए आप देखते हैं कि दलित, आदिवासी, ओबीसी के बड़े हिस्से में प्रगतिशीलों के प्रति, लिबरल्स के प्रति एक डिस्टेंस है। वो अपने समाजों के बहुत गए बीते लोगों के को भी इज्जत देते हैं, उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हैं, या उनको उनको अपना रहनुमा मान लेते हैं। लेकिन जो सो कॉल्ड बहुत चमकीले लोग दिखाई पड़ते हैं, उन पर अविश्वास करते हैं। ये एक सच्चाई है। इसके लिए फिर मैंने वही कहा कि आपको राहुल सांकृत्यायन और ईएमएस नंबूदिरिपाद जैसा बनना पड़ेगा, जो आप नहीं बनते। आप अपने अपने आकाशदीप में, केवल अपने आकाशदीप में आप बैठे रहते हैं, और अपने अपने एक आपने घेरा एक बना लिया है, उस घेरे को आप तोड़ते नहीं है, आप समाजों के बीच नहीं जाते हैं। आपने अपनी किताब के पहले ही चैप्टर में जब आप महादेवी वर्मा जी का जिक्र करते हैं, उसमें आप बताते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किस तरह से एक छात्र आंदोलन आप लोग करते हैं और उसके बाद वहां पर पुलिसिया कार्रवाई होती है। उसी के संदर्भ में आज जिस तरह के आंदोलन हो रहे हैं कैंपसों में, और उनको दबाने के लिए जिस तरह के सरकारों द्वारा और शासन द्वारा जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, आप उसको किस तरह से देखते हैं? कि जब आप लोग आंदोलन करते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो बहुत फेमस रहा है आंदोलनों के लिए, वहां पर लंबे समय तक वो छात्र जो है इन आंदोलनों में सक्रिय रहते थे, छात्र राजनीति में बहुत अधिक सक्रिय रहते थे। हालांकि वो पिछले काफी समय से अब वो काफी बिखराव हो गया है, उसमें काफी ये सब सारी चीजें बंद हो गई हैं, छात्र आंदोलन जैसी चीजें। तो आज के संदर्भ में जामिया में जिस तरह की चीजें होती हैं, या जेएनयू में होता है, या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, या और भी जिस तरह के छात्र कैंपसों में आंदोलन हो रहे हैं, उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए विशाल, उस समय के छात्र आंदोलनों में और आज के छात्र आंदोलनों में एक बड़ा फर्क है कि दोनों की चुनौतियां अलग अलग। आज का जो छात्र आंदोलन है उसको एक हिंदुत्ववादी, एक ऐसी सत्ता व्यवस्था से जूझना है जो संविधान को नहीं मानती, जो संविधान के मूल्यों को ही नहीं मानती। संविधान के जो प्रमुख मूल्य हैं, लोकतंत्र है, सेक्युलरिज्म है, और एक सद्भाव का माहौल है,
इन चीजों को भले वो भाषणों में कहें कि नहीं साहब हमें बड़े प्रिय हैं, लेकिन असलियत में जमीनी स्तर पर जो इस तरह के दल हैं जो सरकार चलाते हैं या सरकार को अ, बुद्धि देते हैं या उनको 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 एक तरह से उनकी वैचारिकता तैयार होती है जहां से, तो अगर उन दलों की बात करें, उन संगठनों की बात करें, तो वो इन उसूलों में यकीन नहीं करते, क्योंकि उनका सपना, और ये छुपाते भी नहीं रहे हैं, वो एक हिंदुत्ववादी राष्ट्र है। ऐसा हिंदुत्ववादी राष्ट्र जिसमें संवैधानिकता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इसलिए आज जो जेएनयू हो, जामिया हो, जादवपुर हो, आंध्रा हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद हो, इलाहाबाद हो, कहीं हो, बीएचयू हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का जो छात्र आंदोलन है, उसको आज एक ऐसे निजाम से सामना उसका है, जो निजाम उस दौर के, हमारे दौर के निजाम से बिल्कुल डिफरेंट है। मैं ये नहीं कहता कि उस समय का निजाम बड़ा शानदार था, बहुत लोकतांत्रिक था, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन कम से कम उस समय का जो निजाम था, वो एक हद तक संवैधानिकता के विरुद्ध सीधे नहीं जाता था। ये ठीक है कि उस समय भी सरकारें डिसमिस की जाती थी, बर्खास्तगी होती थी गैर कानूनी, संविधान की धज्जियां उड़ाकर। बहुत सारे ऐसे काम होते थे जो संविधान जिसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन सारे के सारे पहलू इस तरह के नहीं होते थे जिनमें संवैधानिकता का घनघोर उल्लंघन किया जाए। तो ये एक बड़ा फर्क है। तो आज के छात्र आंदोलन को आप देखिए ना, छात्रों की बात छोड़िए, किसानों को देख लीजिए, वो 3 कानूनों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, जिन कानूनों की उन्होंने कभी मांग नहीं की, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं हम तो लागू करेंगे, और सरकार जबरदस्ती कहती है कि आपके हक में है। किसान कहता है नहीं साहब मेरे हक में नहीं है, वो कहते नहीं नहीं आपके हक में है। यानी ऐसे लोग जो गैर किसान है, वो जबरन किसान को बता रहे हैं कि तुम्हारे हक की बात है ये। मेरे घर में कोई आ जाए और कहे कि भाई तुम अपने घर से बाहर निकलो, ये तुम्हारे हक में है, कमाल की बात है। तो ये स्थिति आज छात्रों के साथ भी है, नौजवानों के साथ भी है और किसानों के साथ भी है। ये बड़ा फर्क है तब और आज का। आखिर में जो मुझे जो इस किताब में जो सबसे रोचक लगा हुआ, मार्मिक भी है काफी, वो गोरख पांडे जी का जो आपने वर्णन किया है और जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन खत्म किया, उस पर आपने काफी दुख जताया और आपने बताया कि मतलब उसमें सामुदायिकता को लेकर सवाल उठाए कि किस तरह से हमें क्या हो गया है। इसको आप मतलब इसके बारे में कुछ बताएं। जहां वो लाइन आती है मेरी कि हम लोग समाजवादी हैं, इस तरह की बात है कि या वामपंथी हैं, लेकिन इन लोगों में सामुदायिकता कहाँ है? मेरा ये मानना है कि गोरख पांडे जिस दौर में आत्महंता सोच उनके अंदर आई कि अपने को ही मार डालना है, अपनी आत्महत्या करनी है, उससे पहले वो काफी दिनों तक, काफी समय तक वो बेहाल परेशान थे। और हम जैसे लोग तो पटना में उन दिनों थे, हम नवभारत टाइम्स में हम वहां जी। जॉब करते थे, लेकिन जब मैं जेएनयू में पढ़ता था तब भी गोरख पांडे के अंदर वो टेंडेंसीज थी और हम लोग काफी सचेत रहते थे, क्योंकि हम लोग काफी घनिष्ठ एक रिश्ता था। वो जिस संगठन में मैं था छात्र जीवन में, उसका नाम था प्रगतिशील छात्र संगठन पीएसओ, उसमें वो भी मेंबर थे। मजे की बात यह है, और मैं उस संगठन का दिल्ली का अध्यक्ष भी था और एक समय सचिव भी था जेएनयू की यूनिट का। तो इस नाते भी मेरा एक कर्तव्य था उनसे जूनियर होने के बावजूद कि मैं उनकी देखरेख या उनके ऊपर नजर रखने के लिए अपने कुछ साथियों को मैं कहूं। तो हम लोग कभी उनको आमतौर पे दुखी या अ, अलगावग्रस्त, एलिएनेटेड वो न हो, इसकी कोशिश कम उम्र के बावजूद हम लोग किया करते थे। तो एक छात्र जीवन में और छात्र संगठन में हमारे अंदर एक सामुदायिकता थी। कोई बीमार पड़ा, उसका पैर कोई दबा रहा है, कोई पैसा नहीं है तो कोई उसको पैसा दे रहा है, ऐसा था, शहर में भी था और कैंपस में भी था। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो वामपंथी पार्टियां बहुत बड़ी हो जाती हैं या अपेक्षाकृत उनमें थोड़ा-सा वो होता है, तो आखिर क्या वजह है कि वो अपने कैडर्स को, अपने मित्रों को, अपने शुभचिंतकों के साथ वो काम नहीं करती हैं जो उनको करना चाहिए। अब जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत सारे लड़के जो किसी यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाते हैं, डिसमिस कर दिए जाते हैं, रस्टिकेट कर दिए जाते हैं छात्र आंदोलन में, उनके लिए उन्हीं के दल
उनके उनके बचाव में नहीं आते। उनका आगे भविष्य क्या होगा इसके लिए कुछ नहीं वो करते आमतौर पे। जी। कुछ करते होंगे लेकिन ज्यादा के साथ नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। अच्छा, कोई अगर मान लीजिए चलो बर्खास्त नहीं हुआ, किन्हीं कारणों से बेहाल है, परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस दौर में एक सामुदायिकता, एक सामूहिकता जरूर होनी चाहिए। इस तरह के संगठनों में ठीक है आप कम्यून न बना पाए, लेकिन कम से कम एक दोस्ताना एटमॉस्फेयर तो दें लोगों को, सहयोग तो करें। इस मामले में दक्षिणपंथी जो संगठन है वो ज्यादा सामुदायिकता दिखाते हैं। वो अपने लोगों के लिए क्या नहीं करते, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो समाज बदलने वाले लोग हैं, उनके अंदर ये ट्रेंड क्यों इतना कम है? ये मैंने सवाल उठाने की कोशिश की है गोरख पांडे जी के कॉन्टेक्स्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया विमलेश जी, आपकी इस किताब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।